नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे पहले हमने पढ़ी हुई है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर टू और मोर देन टू प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए डेफिनेशन, वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर ये एक रिएक्टेंट है और अगर मुझे इसे तीन पोर्शन में अलग अलग डिवाइड करना है तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू अप्लाई सम एनर्जी। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें अलग अलग एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं कि we can use heat as an energy, we will apply and it will break down. ठीक है, we will apply electricity energy, electrical energy and we will apply light energy to break down the reactant. तो हम जब हिट को अप्लाई कर रहे हैं रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर थर्मोलाइसिस या फिर थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं ब्रेक डाउन करने के लिए तो विल से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस या फिर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपके एनसीईआरटी में ये तीन दे रखे हैं कि वी विल ब्रेक डाउन बाय द हेल्प ऑफ हीट, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग इसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आपकी एनसीईआरटी में इन सब के अलग अलग क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं और उनकी केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो हमें स्टडी करनी है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ अलग अलग पढ़ लेते हैं। एग्जामिनेशन में आपके यहां से क्वेश्चन 100% बनता है हर साल। इस पोर्शन में से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मींस वी आर यूजिंग द हीट टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट किसका एक और फॉर्मूला है, ये मार्बल का भी है। ठीक है, आप को एग्जामिनेशन में पूछा जाए क्योंकि एनसीईआरटी में आपके बॉक्स में एक स्पेसिफिक लाइन दे रखी है कि मार्बल का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है केमिकल फॉर्मूला और उसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर इसके ऊपर हीट अप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम जनरल नेम है क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इन कंपाउंड्स के बारे में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। वी आर यूजिंग इट इन द व्हाइट वॉश, कहीं ना कहीं व्हाइट वॉश में इसका यूज होता है। तो ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन में पता होना चाहिए कि वी आर गिविंग द हीट, वी आर यूजिंग द हीट, वी आर यूजिंग द टेम्परेचर टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। देखिए आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि जब क्विकलाइम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो क्या बनता है, बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ा है आपने, बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, ये कैल्शियम अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं वी कैन से स्लैकलाइन और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉश में, मतलब रंगाई पुताई में। ठीक है, पुताई में यूज किया जाता है। पहले के लोग घरों में सफेदी का यूज करते थे तो जनरली यही यूज करते थे, चूना पत्थर, चूने को यूज करते थे, उसे पानी में मिला के रात भर भिगो के रखते थे और फिर उसको सेकंड डे क्या करते थे, वो जब एक्वस फॉर्म में आ जाता था तो उसको हिला के अच्छे से व्हाइट वॉश के फॉर्म में यूज करते थे और 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती थी। ठीक है, उसका रीजन था कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वॉल्स पे अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करने के बाद ये आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये करेगा रिएक्शन और फिर क्या बना देगा, ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें से वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना, कैल्शियम
कार्बोनेट। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लैक लाइम को दीवार पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद आसपास की क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उससे रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, एक थिन लेयर बना देगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा उसके ऊपर जब हीट गिरेगी, जब उसके ऊपर टेम्परेचर गिरेगा, इट मींस जब वो धूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो वापस कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब जहां से हमने शुरुआत की थी उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो आपको जो दीवारों पे वो सफेद व्हाइट जो पतली पपड़ी नजर आती है लास्ट में, वो फाइनली क्या होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में से। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसमें मिलाकर ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा कि हमने क्या लिया, हमने कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम लिया, उसको पानी में भिगोया, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं, स्लैक लाइम भी कहते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज किस लिए किया जाता है, व्हाइट वॉश में किया जाता है। तो व्हाइट वॉश करने के बाद 1-2 दिन बाद, मतलब उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और एक लेयर बना देगी, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, उसके ऊपर बन जाएगी एक लेयर। ध्यान रखना मार्बल का फॉर्मूला भी यही है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है हमने, ठीक है, उसके ऊपर क्या गिरेगा, टेम्परेचर। बेसिकली टेम्परेचर की वजह से हम हीट डिकम्पोजिशन बता रहे, थर्मल डिकम्पोजिशन बता रहे, तो इसके ऊपर गिरेगी हीट, टेम्परेचर उसके ऊपर गिरेगा, तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज हो जाएगी और बन जाएगा वो कैल्शियम ऑक्साइड। और अब वो क्या दिखेगा, शाइनर, ब्राइटर दिखेगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसे ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है, 100% आ सकता है। Another example of thermal decomposition reaction is ferrous sulfate on heating gives ferric oxide plus sulfur dioxide and sulfur trioxide। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले रहे हैं फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का है, और उसे जब हम हीट कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो रहा है, ब्राउन कलर में चेंज हो रहा है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब इसमें स्मेल आएगी। ठीक है, ये स्मेल कैसी होगी, बर्निंग मैचस्टिक, जब हम माचिस की तीली को लगाते हैं, जब जलाते हैं तो वो जो स्मेल होती है, ठीक है, कभी आपके गलती से आपके नाक में अचानक से चली गई होगी तो कितना इरिटेशन फील होता है। दैट इज द रीजन इसमें कहा जाता है कि जब आप इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं तो आपका जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है, जो उसका माउथ है, वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा साइड में रखें। क्यों? क्योंकि ये जो नेचर जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसकी जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, ये बर्निंग मैच स्टिक जैसी होगी, तो आपको इरिटेशन फील हो सकता है। ठीक है, और ये जो दोनों गैसें निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों है एयर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, और एसिडिक इन नेचर, इनका नेचर होता है एसिडिक। इसीलिए अगर हम लोग ब्लू लिटमस उस टेस्ट ट्यूब के पास ले जाएंगे, ठीक है, अगर हम लोग ब्लू लिटमस को उसके पास ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा आता है कि जैसे आपको ये एक इक्वेशन दे दी, अब पूछेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आपको सीधा सीधा कई बार तो जैसे होता है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं, कई बार ऐसा पूछा जाएगा इसमें कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, इस टाइप से पूछा जाता है। मतलब एक ही इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो अलग अलग नाम दे रखे होंगे। दैट इज द रीजन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक भी क्या है। जहां पर भी हम लोग थर्म की बात करते हैं, THE थर्म, मतलब जहां पर भी ये टर्म आएगा, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट हीट, हमें समझ लेना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग हीट के बारे में बात करते हैं। तो एक्सोथर्मिक यानी थर्म हीट, एक्सो मतलब एग्जिट यानी निकलना, तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकलेगी, हीट रिलीज होगी, हीट जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो सारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एंडो इन थर्मिक, तो एंडो का मतलब हुआ जहां पर भी हीट का टेम्परेचर का यूज हो रहा है और फिर वो रिएक्शन हो रही है। जिस भी रिएक्शन को हीट की जरूरत है वो क्या होगी, वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है,
कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें हीट की जरूरत पड़ रही है। तो जितनी भी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, वो सारी की सारी आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट को क्या लिया, टेस्ट ट्यूब में ले रखा है और उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बर्नर से हम लोग उसको हिट दे रहे हैं। जब हम हिट देंगे तो वो जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कई बार आपको कलर वाइज पूछा जाता है कि एक आपने कोई कंपाउंड लिया जो कि ग्रीन कलर का है, उसे हम हिट कर रहे हैं, वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स और वाई दे दिया और कुछ गैस रिलीज हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर का जो लिया हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट लिया है और उसे हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और जो गैसेस निकल रही है वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोनों गैसेस जो है वो क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स है और दोनों का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। उनको हमें एसिडिक नेचर है ये पता करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसके पास क्या ले जाएंगे, ब्लू लिटमस ले जाएंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज वी रिक्वायर हीट इन इट। नाउ कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो आप हिट कर रहे हो फेरस सल्फेट को, उसके लिए हमें ड्राई टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है। व्हाई डू वी यूज ड्राई टेस्ट ट्यूब ओनली? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि फेरस सल्फेट जो है, अगर कोई गीली टेस्ट ट्यूब ले ली हमने जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी की बूंदे वगैरह है और अगर हमने उसमें फेरस सल्फेट ले लिया तो क्या होगा, फेरस सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, उसके वाटर के क्रिस्टल बना देगा। अब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसको मतलब हीट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। फेरस ऑक्साइड बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसने क्या फॉर्म कर लिया है, वाटर के क्रिस्टल भी फॉर्म कर लिए। फेरस सल्फेट के साथ उसने क्या फॉर्म कर दिया, वाटर क्रिस्टल फॉर्म कर दिए। तो इसको हीट ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, मतलब इट विल टेक मोर टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, FeSO4 will react with water to form its crystal and then it would require more heat to decompose। अब इसके वाटर क्रिस्टल बन गए, मतलब अभी इस स्टेज पे आ गया, यहां आ गया। ठीक है, अब इसको हीट करेंगे तभी इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इसको हीट करेंगे तभी इसमें कन्वर्ट होगा। तो वाटर क्रिस्टल इसके साथ ऐड हो जाएंगे तो इसमें क्या क्या लगेगा, डिफिकल्टी होगी, मतलब ज्यादा हीट लगेगी तब जाके ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एक और एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इट मींस जो आपका रिएक्टेंट है वो किससे टूटेगा, वो टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है वाटर का। ठीक है, विल कॉल इट इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मींस जो भी ब्रेकडाउन होगा वो किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा। वाटर का यहां हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या करेंगे, एक क्या ले लिया, झाड़ ले लिया प्लास्टिक का। ठीक है, इसमें क्या कर दिए हमने, दो नीचे क्या कर दिए, होल कर दिए। फिर वहां पे हमने क्या लगा दिए, दो स्टॉपर लगा दिए और स्टॉपर के ऊपर इस जो बीकर में है, इस जो ये प्लास्टिक का मग है, इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने भर दिया वाटर। क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और किसका करना है, वाटर का करना है। तो हम इसमें क्या भर देंगे, वाटर भर देंगे। यहाँ नीचे दो होल कर दिए और उसके बाद क्या किया, हमने लगा दिए दो इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड, यहां हमने फिट कर दिए। और ये जो आपने स्टॉपर यहां का कनेक्शन जो बैटरी के साथ कर दिया, सिंपल। नाउ अब हम लेंगे दो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमें लेना है वाटर और उसको हम इस इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा लगा देंगे। ठीक है, क्या लिया हमने, वाटर लिया और उसको उल्टा हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो आपका जो ये प्लास्टिक का मग है इसमें भी वाटर है और आपने जो ये टेस्ट ट्यूब ली है इसमें भी क्या है, इसमें भी वाटर ही है। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट विल यू फाइंड, आप फाइंड करोगे कि आपका जो ये एनोड है यहां पर आपको कुछ बबल्स दिखेंगे। कौन सी गैस है रिलीज हो रही है, दैट इज ऑक्सीजन। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, एनोड पे रिलीज होगी ऑक्सीजन, AO। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे गैस रिलीज होगी वो होगी हाइड्रोजन। तो यहां पर दो गैस रिलीज हो रही है। नाउ ठीक है, आपने एपरेटस समझ लिया, आपने देख लिया कि कैसे हो रहा है ब्रेकडाउन। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं,
तो आपके इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? एनोड पे गैस रिलीज होगी ऑक्सीजन। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? कैथोड पे गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आप देखिएगा, आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, आप जूम करके देखिएगा, यहां पर स्पेस ज्यादा खाली हो गया है, यहां पर स्पेस कम है। वाई? ठीक है, कि आप देखेंगे कि कैथोड की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो वाटर का लेवल है वो कम है और ऊपर स्पेस यानी जो एयर वाला पोर्शन है वो ज्यादा हो गया है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये जो फ्री स्पेस है वो कितना है? वो कम है। किसके कंपैरिजन में? कैथोड के कंपैरिजन में। वाई? तो आपको पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला आपने देखा ही है, ठीक है, ये वाटर का क्या है? फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। तो आप इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ही देखिए कि क्या है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इट मींस हाइड्रोजन ज्यादा है तो रिलीज भी क्या होगी? डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन रिलीज होगा उससे डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दैट इज द रीजन, यहां पे क्या बता रखा है? स्पेस ज्यादा बता रखा है। तो आपको यही बताना है कि हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होती है तो क्या होती है? डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है। दैट इज द रीजन यहां पे स्पेस ज्यादा घेरती है। नाउ अब ये है कि अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग कैंडल इसके पास लाते हैं, किसके पास? एनोड और कैथोड के पास, तो व्हाट हैपेंस? तो आपको यह पता होना चाहिए कि फायर का जो, आग का जो रिएक्शन है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, वो कैसा है? क्योंकि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन। कैथोड पे कौन सी हो रही है? हाइड्रोजन। तो अगर आप इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बर्निंग कैंडल अगर हम एनोड के पास लाते हैं, इट मींस यहां तो उसकी रिएक्शन किसके साथ होने वाली है? ऑक्सीजन के साथ होने वाली है। ऑक्सीजन गैस क्या है? ऑक्सीजन गैस इज द सपोर्टिव गैस ऑफ बर्निंग, राइट? तो क्या होगा? कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। आपको पता है कि आग को जलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं लगेगी। तो अगर किसी जगह पर फायर है, आग लग रही है और आप और ऑक्सीजन दोगे तो क्या होगा? वो और ज्यादा बर्न करेगी। दैट इज द रीजन आप जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे, आप देखोगे कि वहां से हम ऑक्सीजन रिमूव करने का काम कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव होगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो यहां पर क्योंकि ऑक्सीजन है और आप बर्निंग कैंडल ला रहे हो, ऑक्सीजन इज द सपोर्टिव गैस फॉर द बर्निंग, तो ये क्या होगी? कैंडल बर्न्स मोर ब्राइटली। और इफ सपोज यू टेक दिस बर्निंग कैंडल नियर कैथोड, तो क्या होगा? पॉप साउंड की आवाज आएगी और कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है? उसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बर्न्स इटसेल्फ, वो सपोर्ट नहीं करती, वो खुद बर्न करती है और लास्ट में क्या करेगी? जितनी होगी उतनी बर्न करेगी और बाकी क्या कर देगी? पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। बर्न भी करेगी पॉप साउंड के साथ, और क्या करेगी? जो कैंडल होगी उसको क्या कर लेगी? उसको बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। नाउ एक और क्वेश्चन है कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट टेकन इन अबाउट एक्सपेरिमेंट। व्हाई? तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर क्या करेगा? उसमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, उसका pH 7 होता है, उसमें किसी प्रकार के कोई आयंस नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए? हमें वहां पर आयंस होने चाहिए और हमें करना ही है, हमें इस वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है वाटर को। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए वहां आयन का होना जरूरी है। डिस्टिल वाटर यूज करेंगे तो बिकॉज इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ आयंस, तो क्या होगा? उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। दैट इज द रीजन हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल टैप वाटर का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? इजीली फ्लो कर जाती है। इसके अंदर एक चीज और कर सकते हैं कि अगर आप वाटर यूज करें, टैप वाटर का भी यूज कराए, तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी नींबू की बूंदे वगैरह अगर डाल दे, थोड़ा सा एसिड की 1-2 बूंदे डाल दे, तो इलेक्ट्रिसिटी और इजीली फ्लो कर जाती है। तो आपके इसमें से डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां से बन गया, एनोड पे कौन सी गैस, कैथोड पे कौन सी गैस। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये क्यों यहाँ डबल द अमाउंट, अब यहाँ पे स्पेस क्यों दिख रहा है ज्यादा, तो आपको ये बताना है डबल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है? रिलीज होती है। नेक्स्ट बर्निंग कैंडल लाएंगे तो क्या होगा, तो आपको बताना है। और फिर डिस्टिल वाटर का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो इस पोर्शन में से इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। The third and last type of decomposition reaction is photochemical decomposition. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन को फोटोलाइसिस भी कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। फोटो मीन्स हमें समझना है, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दे रखा है। आप सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड के जो पाउडर है उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम एक चाइना डिश में धूप में रख देंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो सिल्वर क्लोरीन, सिल्वर क्लोराइड होगा वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर और क्लोरीन में, और सिल्वर ब्रोमाइड किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन में। ये जो रिएक्शंस है इनका यूज किया जाता है किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी में जो भी लाइन लिखी हुई है कहीं पर भी वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ही होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक स्पेसिफिक चीज दे रखी है कि सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और उसे हम सनलाइट में चाइना डिश में रखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बदल जाएगा ग्रे कलर। ठीक है, तो ये कलर ध्यान रखना, व्हाइट कलर, ग्रे कलर। देन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक और क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर केप्ट इन ब्लैक कलर बॉटल, व्हाई। सिंपल सी बात है, अगर हम इसे ब्लैक कलर की बोतल में नहीं रखेंगे, हम इसे नॉर्मल ट्रांसपेरेंट बोतल में रखेंगे, तो लाइट उसके अंदर एंट्री करेगी, लाइट जैसी एंट्री करेगी तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, मींस लाइट क्या करेगी, इनको ब्रेक डाउन कर देगी इनटू सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन। तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, बिकॉज इफ इट रिएक्ट्स विद लाइट इट विल गेट डीकंपोज्ड। तो ये डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन तो बहुत ही इजी है, आपको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं, व्हाइट कलर, ग्रे कलर, एंड देन दिस यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और क्यों इसे ब्लैक कलर बोतल में रखा जाता है। आपके हो गए 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ी थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड हमने पढ़ी है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके जितने भी इक्वेशंस एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इसे अच्छे से वापस वीडियो को देखिएगा, वापस उसको रिपीट कीजिएगा, आप कहीं अपने नोट्स बना लीजिए। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स दे रखे हैं, आप फिर भी इनके अच्छे से अपने नोट्स बनाइए एनसीईआरटी बुक की हेल्प से, और कोई एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, वीडियोस देख लोगे, ये मोर देन इनफ है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से आउट कहीं से भी नहीं जाते हैं, और ये जो मैं जितने भी कंटेंट दे रहा हूँ आपको, उसमें पूरा की पूरा एनसीईआरटी है। ठीक है, उसको ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।